हेलो गाइस, मैं हूं अभय और आप लोग देख रहे हैं अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चतुर्भुज। जी हाँ, आप लोग को जानकर ये खुशी होगी कि हम चतुर्भुज के जितने भी टाइप बनते हैं उन सभी चतुर्भुज को आपके सामने केवल एक वीडियो में प्रस्तुत करने वाले हैं, वो भी एकदम सरल भाषा में आपके सामने आपको अच्छे प्रकार से सिखाने, बताने, समझाने आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि चतुर्भुज जो होता है एक ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला सब्जेक्ट होता है, यानी कि टॉपिक है। जैसे हम लोग को ये समझ नहीं आता है कि समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत क्या होता है, या फिर समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत, सम चतुर्भुज के अंतर्गत या चक्र चतुर्भुज के अंतर्गत इनके क्या क्या गुण होते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज के बाद से आपको इनमें कंफ्यूजन लेने की थोड़ी भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपके सामने उपस्थित होने वाला है बहुत ही कमाल का फ्रेश टॉपिक, जो कि चतुर्भुज। आप इस वीडियो में पूरे अच्छे प्रकार से सीख जाएंगे कि चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनके क्या क्या खास बात होते हैं, वो सब आपको हम इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, हाँ, यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी हर एक न्यू अपलोडेड वीडियो आपके सामने मिलती रहे। और साथ ही साथ कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ये जो लाइनिंग मिलेगी वो पूरा मिलेगा सामान्य चतुर्भुज का, यानी सामान्य चतुर्भुज यानी सब चतुर्भुज पे आधारित होगा इस लाइन में जो भी आपको मिलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज। तो इस लाइन में ये कॉलम बना है, इसके बीच में जितना भी आपको मटेरियल मिलेगा पढ़ने वाला, वो सब आपको समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत मिलेगा। और ये फिर लास्ट में ये जो मिलेगा आपको समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत मिलेगा। फिर इन सबको कवर करने के बाद अब नेक्स्ट वाले में देखेंगे जो दो बचता है, एक सम चतुर्भुज और एक चक्री चतुर्भुज, उसके बारे में। तो आइए फटाफट इन तीनों के बारे में अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम देखेंगे पहले सामान्य चतुर्भुज होता क्या है। सामान्य चतुर्भुज बेसिकली वो चतुर्भुज होता है जो चार रेखाखंडों से घिरा हो, ठीक है, और यानी कि ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हो, उनको बोलते हैं सामान्य चतुर्भुज। ये किसी कैटेगरी में नहीं होता, यानी कि ये सब चतुर्भुज पे फॉलो होने वाला रूल है। तो देखिए, एक चतुर्भुज हमने लिया है ABCD, ठीक है, और एक बिकट खींचा है DB। और यदि हमको इनका क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा कि ABD एक त्रिभुज बन रहा है। यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और BDC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने, यानी कि इसका और ये दो त्रिभुज बने, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के यदि हम इनको जोड़ लें तो जो आएगा वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, बचपन में हम सबने पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सामान्य रूप से क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब या फिर ऊंचाई। ये सब बच्चे को पता है, जो 6th क्लास में पढ़ते हैं वहीं से सब स्टार्ट हो जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो उसकी सामान्य है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या फिर आधार गुणे लंब। तो देखिए, एक त्रिभुज ADB प्लस DCB हमने लिख लिया है। यदि इसका त्रिभुज आपको का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो ये देखिए, यदि हम A से इसके बिकड़ पर लंब डाल दें H2 और C से इसके बिकड़ पर लंब डाल दें H1, तो हमको ऊंचाई ये वाली ऊंचाई मिल गई और ये H1 ऊंचाई मिल गई और H2 ऊंचाई मिल गई। तो इसके अंतर्गत हम लोग लिख लेंगे कि 1/2 गुणे आधार क्या होगा, आधार देखिए DB, आधार पे ये लंब पड़ा है ना, तो ये DB गुणे H2, यानी कि ABD के अंतर्गत H2 है, लंबाई ऊंचाई तो H2 प्लस अब BCD त्रिभुज में देखिए ये H1 है, यानी कि 1/2 गुणे आधार क्या होगा, आधार भी यही होगा, यानी कि DB आधार होगा प्लस और ऊंचाई H1 होगा। इन दोनों को यदि हम जोड़ लेते हैं तो सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जोड़िए, देखिए बीच में प्लस है, तो यहाँ से देखिए 1/2 इंटू DB, 1/2 इंटू DB दोनों में उपस्थित है। तो हम दोनों को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 DB कॉमन लेंगे तो कोष्टक में H2 ये और H1 ये, तो बीच में प्लस है तो H1 प्लस H2 हो जाएगा, H1 प्लस H2 हो जाएगा।
तो एक सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुणे आधार इंटू उनकी दोनों विकर्णों के जो घिंचे रहेंगे, विकर्ण पे जो लंब, उनकी लंबाइयों का योग। ये एक सामान्य चतुर्भुज हो रहा और उसके अंतर्गत हमने त्रिभुज के माध्यम से इसका क्षेत्रफल निकाल लिए। कोई भी चतुर्भुज बनेगा उसमें विकर्ण खींचेंगे तो 2 त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज का रूल होता है कि क्षेत्रफल निकालने का कि 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो इसी के माध्यम से हमने ये पूरा निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक तो टॉपिक आपको ये याद कर लेना होगा। अब सेकेंड टॉपिक देखिए, नेक्स्ट वाला, ये फर्स्ट था, अब ये सेकेंड। इसके अंतर्गत क्या होगा, यदि कोई सामान्य चतुर्भुज है, यदि कोई सामान्य चतुर्भुज है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि कोई सामान्य चतुर्भुज है, यदि उसमें हम दोनों विकर्णों को खींच लेते हैं, PQRS हमारा एक चतुर्भुज है, सामान्य चतुर्भुज है, का कोई बेसिकली नाम नहीं है, सामान्य चतुर्भुज के अंतर्गत रखे हैं। तो PQRS एक सामान्य चतुर्भुज है और हमने इसके विकर्ण को खींच लिया। तो इसके अंतर्गत देखिए जी, इसका एरिया A1, इस वाले भाग का क्षेत्रफल A2 और ये इस वाले भाग का क्षेत्रफल A3 और लास्ट ये जो नीचे वाला भाग है इसका क्षेत्रफल A4 है। तो इनमें संबंध आपको निकालना होगा। इस पे बेसिकली प्रश्न बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। यदि आप इसको जान जाएंगे तो आप फटाक से निकाल सकते हैं कि इनमें क्या संबंध होता है। तो देखिए, A1 और A2 यानी कि ये वाला जो भाग है इसका और इसका जो गुण ये A3 यानी कि A1 और A3 किसके बराबर होता है, A2 और A4 के बराबर होता है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि A1 ये क्षेत्रफल है, एरिया है ये पूरे भाग का। तो एरिया A1 प्लस एरिया A1 इंटू प्लस नहीं गुणा एरिया A1 और एरिया A3 यानी कि A1 इंटू A3 बराबर होगा A2 और A4 के। देखिए यहाँ पे, यदि ये कोई चतुर्भुज है और इस प्रकार से दिया हो और इसको दे दिया है A1, इसकी पूरा क्षेत्रफल A1, इसका क्षेत्रफल A3, A2 इसका क्षेत्रफल A3 और इस वाले भाग का क्षेत्रफल A4। यदि आपको प्रश्न कैसे देगा, यदि A1 का मान 8 दे देगा और इसका मान 4, इसका मान 2 और इस वाले का पूछ देगा कि A4 वाले भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो यदि हम इसमें संबंध नहीं जानते रहेंगे, समझिए, यदि हम इनमें संबंध जानते ही नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे प्रश्न को, हमसे प्रश्न नहीं सॉल्व होगा और हम अपने पेपर में छोड़ के चले आएंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है, संबंध जान लीजिए। ये जो होता है इसके सम्मुख वाली ये आपस में इसके गुणनफल के बराबर होते हैं, यानी कि A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू A4 के आपस में बराबर होते हैं सब। इसमें हम प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे, केवल आप इसको याद रख लीजिए कि A1 इंटू A3 बराबर होता है A2 और A4 के, A2 गुणे A4 के बराबर होता है। यहाँ पे आप पूछेंगे A1 A2 A3 A4 क्या है, तो वो क्षेत्रफल है कि एरिया है। देखिए, इस इतने वाले भाग का क्षेत्रफल A1 माने हैं और इस वाले भाग का क्षेत्रफल A2 माने हैं और इस वाले भाग का A3 और ये वाला भाग है A4 माने हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ये तो हमने सामान्य चतुर्भुज में पूरा पढ़ लिया। अब मुझे उम्मीद है कोई डाउट नहीं बचा होगा चतुर्भुज के सामान्य वाले में। कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, उस पर हम बताने का प्रयास करेंगे कि सामान्य चतुर्भुज के अंतर्गत हमने 2 नियम पढ़ लिया है। पहला तो एक संबंध, यानी कि A1 इंटू A3 बराबर होता है A2 और A4 के। मेरे साथ बोलिए, किसके, A1 इंटू A3 बराबर होता है A2 और A4 के। यहाँ पे और ये वाला कैसे सॉल्व किए हैं, देखिए, त्रिभुज ADB फिर त्रिभुज BCD, 2 त्रिभुज बना, हमने इसको लंब खींच लिया है विकर्ण पे, तो H2 लंब है और ये H1 लंब है। फिर हर बच्चे को पता होता है कि त्रिभुज का जो सामान्य क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो 1/2 आधार, देखिए आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई ये वाली, तो इससे इतना जो पूरा भाग है उसका क्षेत्रफल आ गया।
फिर अब इसका भी निकालना है और जोड़ देना है, तो प्लस करेंगे। फिर त्रिभुज देखिए 1/2 आधार, आधार क्या है DB, आधार गुणे ऊंचाई क्या है H1, तो H1 लिख लेंगे। अब हमने देखा कि 1/2 DB यहाँ पे भी है, 1/2 DB यहाँ पे भी है, तो दोनों को उठा के एक साथ जोड़ लीजिए। अब बचा क्या, H1 ये और H2 ये, बीच में प्लस है तो जुड़ जाएंगे सब। तो इस प्रकार से हो जाएगा कि 1/2 DB इंटू H1 प्लस H2। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए इसको अच्छे प्रकार से। अब बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की, कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है और इसकी आकृति कैसी होती है, यानी देखने में इसका चेहरा शकल से कैसा होता है वो समझिए। समलंब चतुर्भुज यानी कि इसका केवल एक युग्म समांतर होता है। जैसे मान लीजिए ये दोनों समांतर हैं आपस में, और ये देखिए ये समांतर नहीं होगा क्योंकि ये समांतर है आपस में, यानी कि ए समांतर है, तो ये वाला समांतर नहीं होगा, केवल ये समांतर होगा, ये समांतर होगा। तो ये इसी को बोल रहा है कि इसका केवल एक युग्म समांतर रहेगा, तो वो कहलाएगा समलंब चतुर्भुज। ठीक, समलंब चतुर्भुज आकृति देख लीजिए, ABCD, ABCD, ये जो आकृति है वो एक समलंब चतुर्भुज की आकृति है। अब समझिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो यदि आप त्रिभुज को देख लेंगे कि कैसे त्रिभुज होता है, तो देखिए ये एक समलंब चतुर्भुज ADCB है। यहाँ पे हमने इसको बिकड़ यानी कि लंब डाल दिया और फिर इसको यहाँ से लंब डाल दिया, तो त्रिभुज क्या बना समझिए, ADC एक त्रिभुज बन गया। और फिर यहाँ पे देखिए ABC एक त्रिभुज बन गया, बना। अब इन दोनों को देख लीजिए कि कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो देखिए 1/2 त्रिभुज, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, यानी कि ये वाला 2 बन गए। अब इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समझिए ऊंचाई तो सबकी समान रहेगी, समान यानी कि समांतर जो चीज़ रहता है उसके बीच की ऊंचाई हमेशा, यानी ये H1 है तो ये भी H1, यानी कि आपस में दोनों बराबर रहेंगे। तो ये H1 और ये भी H1 आपस में बराबर रहेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार इसका DC, यानी कि इसको A माने, A लंबाई का है तो A इंटू H यानी ऊंचाई। अब इस वाले त्रिभुज में देखिए त्रिभुज का 1/2 आधार, इस वाले का आधार AB माने तो AB की लंबाई कितनी है, B है, इंटू ऊंचाई, यानी कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो उसका ऊंचाई H1। तो हमने देखा कि 1/2 H यहाँ पे, 1/2 H यहाँ पे, दोनों आपस में बराबर है तो हम कॉमन ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। यानी कि जब दो शकल के व्यक्ति हों तो उसको उठाकर एक जगह रख सकते हैं। 1/2 H यहाँ पे, 1/2 H यहाँ पे, तो इन दोनों को बोलेंगे भैया आओ आप एक साइड हो जाओ, यानी कि 1/2 H आप लोग एक साथ हो जाओ। फिर यहाँ पे बचा A, बीच में प्लस, यहाँ पे B, तो इस प्रकार हो जाएगा 1/2 H कोष्टक में A प्लस B। तो यही फार्मूला हम हिंदी में पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग इंटू ऊंचाई। समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग मतलब कि ये देखिए DC समांतर है AB के, तो DC जितनी लंबा होगा यानी A, और AB जितना लंबा होगा यानी B, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे यानी A प्लस B, और इसकी ऊंचाई H, तो A प्लस B ऊंचाई H 1/2। तो इसी को अच्छे प्रकार से यहाँ से देख लीजिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2, और समलंब चतुर्भुज की जो समांतर दो भुजाएं हैं उनकी लंबाइयों का योग यानी A प्लस B इंटू ऊंचाई, यानी कि उसके बीच की ऊंचाई को आपस में गुणा कर देंगे, तो आएगा 1/2। मेरे साथ देखिए 1/2 और समांतर जो दोनों ऊपर भुजाएं हैं उनकी लंबाइयों का योग और जो ऊंचाई होगी उसका आपस में गुणा कर देंगे, तो आएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल।
समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 1/2 इसको कॉमन रख लीजिए कि 1/2 सब में रहता ही रहता है, केवल एक चीज़ में नहीं रहता है, वो आगे बताएंगे। समलंब चतुर्भुज में है 1/2 रहेगा। समलंब चतुर्भुज होता कैसा है, उसका एक युग्म केवल समांतर होता है, यानी कि ऊपर एक रेखा नीचे एक रेखा आपस में समांतर होती है। तो जो समांतर होती है उसकी लंबाइयों का योग प्लस उनकी बीच की जो ऊंचाई होती है उनमें गुणा कर देंगे। तो 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग गुणे ऊंचाई आ जाएगा पूरा मिला के समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो भैया इस प्रकार से हम लोग का क्लियर है कि सामान्य चतुर्भुज के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को याद रखना है, ये इसको रखेंगे याद, और A1 × A3 = A2 × A4 को याद रखना है, और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग × ऊंचाई। इसको आप अच्छे प्रकार से नोट्स कर लेंगे और देख लेंगे। और बेसिकली बात करते हैं कि परिमाप, तो परिमाप उतना कुछ खास नहीं है, उनमें जो भी आपको भुजा मिलेगा उन सभी भुजाओं को आपस में जोड़ देना है, आड़ा टेढ़ा तिरछा कुछ भी, यानी कि परिमाप है तो परिमाप सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो आ जाएगा परिमाप। A B C D ये सभी भुजाएं तो अलग अलग हैं, उनकी लंबाई अलग अलग है, तो परिमाप इस प्रकार से आ जाएगा। सामान्य चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, आते हैं समांतर चतुर्भुज पे। एक समांतर चतुर्भुज ही बचता है जो कि एक प्रकार से मान सकते हैं कि चतुर्भुज के अंतर्गत अच्छा टॉपिक है और इनसे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं और ज़्यादा इसी की व्याख्या होती है कि चतुर्भुज के अंतर्गत समांतर चतुर्भुज की, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छे प्रकार से आपको पढ़ने वाली टॉपिक है, आप इसको ध्यान दीजिए। आइए समांतर चतुर्भुज में क्या देखते हैं कि जो आमने सामने की जो दोनों भुजाएं होती हैं ABCD एक चतुर्भुज है। अभी हमने इसका नाम नहीं लिया कि ये कौन सा है, तो हमने किस प्रकार से देखेंगे कि क्या क्या इसकी व्याख्या होनी चाहिए, उसके क्या नियम होना चाहिए कि हम जान जाएं कि ये समांतर चतुर्भुज ही है। तो AB समांतर होगा किसके, BC के। एक रूल ये फॉलो कर रहा है, हाँ तो सही है। अब दूसरा रूल भी ये फॉलो करना चाहिए कि AD समांतर होना चाहिए AC के, तो ये भी समांतर है। समांतर मतलब कि ये यदि ये AB हो तो ये DC भी होना चाहिए, और ये AD हो तो ये BC होना चाहिए, यानी कि आपस में दोनों भुजाएं समांतर हैं। तो इसी प्रकार से ये दोनों और ये दोनों आपस में समांतर हैं, ठीक है। ये तो हमको दो रूल पता चल गया कि समांतर हो, फिर और क्या क्या होना चाहिए, और भी तो होना चाहिए कि जिसको हम इसकी पहचान कर सकें कि यही समांतर है, कोई दूसरा तो नहीं है। तो देखिए इसमें देखेंगे कि इसके जो सामने का कोण A और ये कोण C बराबर होगा। अगर मान लीजिए ये 90 का होगा तो ये 90 का होगा, यदि ये 80 का होगा तो ये भी 80 का होगा, ठीक। ये भी फॉलो कर रहा है। और इसको देखेंगे कि यदि कोण D जितने का होगा उतने ही का कोण B होगा, यानी कि इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, आमने सामने की भुजाओं का आपस में बराबर होना भी समांतर चतुर्भुज का नियम है। तो ये 4 रूल को फॉलो कर रहा है। अब और क्या करेगा आगे देखिए, इनमें देखेंगे कि कोई भी दो क्रमागत जो कोण होंगे उनको जोड़ेंगे तो 180 अंश 110% आना चाहिए। जैसे क्रमागत कोण का मतलब यदि A और D को जोड़ दें तो 180 अंश आ जाना चाहिए, D और C को जोड़ दें तो 180 अंश आ जाना चाहिए, C और B को जोड़ दें तो 180 अंश आ जाना चाहिए, और B और A को जोड़ दें तो 180 अंश आ जाना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है, वरना नहीं। लेकिन जब भी आप कोई 1 2 3 4 5 रूल फॉलो कर दिया, यानी 5 रूल हमको बता दिया कि नहीं भैया हम ही है समांतर चतुर्भुज, हम ही है, तो मानना पड़ेगा कि ये समांतर चतुर्भुज है। इन 5 नियम से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। पहला, दोनों आपस में समांतर हो, फिर दूसरा ये वाली विभुजा आपस में समांतर हो, और तीसरा चौथा हो गया। फिर देखिए और क्या क्या,
तो कोण ए बराबर होना चाहिए कोण सी के, यानी कोण ए जितने का होगा कोण सी भी उतना ही का होना चाहिए। फिर कोण डी जितने का हो कोण बी उतना ही का होना चाहिए। अब आगे की क्रमागत कोणों का योग 180 अंश होना ही चाहिए। जैसे कि कोण ए और कोण डी को जोड़ें तो 180 अंश आए, कोण डी और कोण सी को जोड़ें तो 180 अंश आए, कोण सी और कोण बी को जोड़ें तो 180 अंश आए, कोण ए और कोण बी को जोड़ दें तो 180 अंश आ जाए, तो ई आ जाएगा समांतर चतुर्भुज के श्रेणी के अंतर्गत, यानी कि ये समांतर चतुर्भुज अब पक्का होगा कि यही है। ये तो पहचान करने का नियम था। इससे प्रश्न कैसे बनते हैं वो सब देखेंगे हम लोग। पहले आप चतुर्भुज के पहचान करना सीख जाइए कि उसको बेसिक से उसके फॉर्मूले अप्लाई करना सीख जाइए। अब विकर्ण की बात करें तो विकर्ण AC यानी इसको D1 नाम दे दें और विकर्ण DB इसको D2 नाम दे दें, तो ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। यदि आप सोचें कि AC जो लंबाई है और DB की लंबाई बराबर है तो नहीं, बराबर नहीं होगी, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। और बात कर लें इसके क्षेत्रफल की, तो आपको इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी आपको चतुर्भुज मिलेंगे उसमें से केवल एक चतुर्भुज की बात करें वो होगा समांतर चतुर्भुज, और इसके आगे 1/2 नहीं लगता है, 1/2 नहीं लगता है। उसका कारण क्या है हम आगे देखेंगे। पहले ये देखिए इसका होता क्या है। चतुर्भुज जो कि समांतर चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होगा भुजा इंटू ऊंचाई, भुजा इंटू ऊंचाई। अब भुजा कौन सी, जिस पे ऊंचाई, जिसपे यानी कि जिस पे लंब डालेंगे वो भुजा ले लेंगे और उसकी ऊंचाई। जैसे ABCD एक चतुर्भुज है जो कि समांतर चतुर्भुज है। यदि हम C से लंब डाल दें यानी C से 190 अंश यानी कि 90 अंश का कोण डाल दें इस तरह, तो भुजा और आधार कौन सा होगा, आधार AC यानी कि A होगा और ऊंचाई h, ऊंचाई h और AC लंबाई। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा गुणे ऊंचाई करते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा गुणे ऊंचाई, भुजा कौन सी A हो जाएगा, भुजा A और ऊंचाई जो डाले रहेंगे लंब उसकी लंबाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भुजा गुणे h यानी A इंटू h। तो A इंटू h कब तक रखेंगे, याद रख लीजिए कि भुजा गुणे ऊंचाई। अब एक संबंध होता है, देखिए ये काफ़ी पूछा जाता है और इस पर प्रश्न भी बनते हैं, इसको याद कर लीजिए। ये भी समांतर चतुर्भुज के नियम है। यदि आपको पहला विकर्ण दे देगा यानी कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो 2 कोष्टक में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होता है। ये एक रूल है या फिर इसको बोल सकते हैं सूत्र है। कैसे, वो प्रश्न में हम समझ जाएंगे आगे चल के। अब आप पूछेंगे कि ये D क्या है, तो देखिए D1 क्या है, AC विकर्ण की लंबाई है और D2 क्या है, DB विकर्ण की लंबाई है। A क्या है, भुजा DC या फिर भुजा AB दोनों आपस में बराबर ही हैं, तो इसको ही मान सकते हैं। तो ये A है और ये B क्या है, ये BC की लंबाई B है। इस पे प्रश्न कैसे बनेगा, जैसे देख लीजिए, दे देगा कि एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण की लंबाई 4 हो और उसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर हो, तो आप दूसरा विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे। यानी देखिए कितनी अज्ञात राशियां हैं, 1 2 3 4, 4 अज्ञात राशियां हैं। 3 को दे देगा और 1 को आपसे पूछ देगा, कभी भी कि कोई भी पूछ देगा तो आपको 3 दिया रहेगा, तो इस पे मान रखेंगे और 1 वाला निकाल लेंगे। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे प्रकार से सीख लिया कि सामान्य चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है और समांतर चतुर्भुज क्या होता है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और सब्सक्राइब के साथ लाइक का भी बटन दबा दीजिएगा, अगर ये हम अच्छे प्रकार से आपको समझाने में समर्थ रहें तो। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो, जिससे कि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हम इस प्रकार के और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत रखें। तो चलिए, अब इन तीनों को हो गया, अब और देखते हैं आगे चतुर्भुज को कि आगे और कौन सा बचता है। अब सम चतुर्भुज बचता है और चक्री चतुर्भुज, इन दोनों का भी निपटारा आज ही इसी वीडियो में कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन कोई बात नहीं, आपको ज्ञान तो मिल रहा है ना,
चलिए देखते हैं अब आगे चतुर्भुज को। समान चतुर्भुज, समलंब और समांतर चतुर्भुज के बाद अब बारी आती है सम चतुर्भुज, और इसको अच्छे प्रकार से निपटारा करते हैं। देखिए सम चतुर्भुज में क्या होता है कि इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो सबसे पहले बता दें कि वो बराबर होती हैं, और इनके जो ए बी समांतर होता है सी डी के, और ए डी समांतर होता है डी, ए डी समांतर होता है बी सी के, यानी कि दोनों विपरीत भुजाओं का युग्म समांतर और चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं। ये तो बात रही समचतुर्भुज की। अब लगे हाथ बात कर लेते हैं परिमाप, जो कि उसके साइड का माप बताता है, यानी परिमाप भुजाओं की माप को मान लीजिए इसको जोड़ेंगे ए ए ए ए, यानी 4a 4 बार प्लस करेंगे उसके बजाय कर सकते हैं 4a, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4a। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है इसका। समांतर चतुर्भुज के बाद इसकी नंबर सेकंड पर रहता है ये सम चतुर्भुज परीक्षा में पूछे जाने का, फिर थर्ड पर रहता है समलंब चतुर्भुज। ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनको भूलना तो बिल्कुल ही नहीं है, भूलना तो बिल्कुल ही नहीं है। देखिए क्षेत्रफल कैसे होगा कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, 1/2, क्योंकि क्षेत्रफल हमने बताया है कि जो 1/2 उसका साथ जो उसके भाई लगा रहता है 1/2, वो सब चतुर्भुज में रहेगा, लेकिन केवल एक में नहीं। वो कौन सा? वो समांतर चतुर्भुज में नहीं लगा रहेगा। तो ये सम चतुर्भुज है तो ऑब्वियसली लगा ही रहेगा 1/2 कोष्टक में d1 × d2। तो आप बोलेंगे d1 का है, तो d1 देखिए भाई साहब, ये जो पहला विकर्ण AC है, जो AC है वो d1 है, और जो dB है वो विकर्ण d2 है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि क्षेत्रफल की बात करें जो कि सम चतुर्भुज में, तो 1/2 कोष्टक में d1 × d2, यानी 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। अब एक लास्ट में ले लीजिए हमसे ये सुपर ट्रिक। ये प्रश्न में पूछ देगा कि एक समांतर चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण इतने हैं उसकी भुजा क्या होगी, उसकी भुजा क्या होगी। तो ये भुजा और विकर्णों में संबंध बताने वाला एक सूत्र है, जो कि d1² + d2² बराबर 4a² होता है। ये तो रही बात सम चतुर्भुज की। अब लगे हाथ बात कर लेते हैं जो कि लास्ट में एकदम अंतिम को समापन की ओर करेंगे, किससे? चक्र चतुर्भुज से। तो चलिए इसको देखते हैं। अब लास्ट जिसकी बारी आती है चक्र चतुर्भुज की। चक्र चतुर्भुज यानी कि जो चक्कर में बना हो, यानी कि एक वृत्त के अंतर्गत जो चतुर्भुज बना हो और वृत्त की सभी परिधियों को टच किया हो, उसको बोलते हैं चक्र चतुर्भुज। इसकी क्या खास बातें होती है, इसके जो आमने सामने की जो कोण होते हैं, यानी कोण ए और कोण सी, इसका योग 180 अंश रहेगा ही रहेगा, और कोण बी और कोण डी का योग 180 अंश रहेगा ही रहेगा। और लगे हाथ बात कर लेते हैं परिमाप। तो परिमाप होता है इन चारों भुजाओं का योग, यानी ए बी सी डी, इनको जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करड़ी में यस माइनस ए, यानी यस माइनस पहली भुजा इंटू यस माइनस दूसरी भुजा, यस माइनस तीसरी भुजा और यस माइनस चौथी भुजा। अब यस क्या है? यस जो इन चारों भुजाओं को योग करके 2 से भाग देंगे तो यस आएगा। और यस आने के बाद करड़ी में यस माइनस ए इंटू करड़ी में यस माइनस बी इंटू करड़ी में यस माइनस सी और करड़ी में इंटू यस माइनस डी। जैसे हम लोग निकालते हैं ना एक त्रिभुज जो कि विषमबाहु त्रिभुज, क्षेत्रफल करड़ी में यस कोष्टक में करड़ी में यस कोष्टक में यस माइनस ए इंटू करड़ी में यस माइनस बी इंटू करड़ी में यस माइनस सी, तो उसी प्रकार से इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा। सो आई होप हमने चतुर्भुज को पूरे अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। और वीडियोस अच्छी लगी तो यार प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमने पूरे जितना प्रयास हो सका उतने अच्छे प्रकार से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। जो कि चतुर्भुज, हमें पता है कि बहुत से लोगों के अंदर संशय बनी रहती है चतुर्भुज में ये सूत्र किसका होता है, इस चतुर्भुज का क्या सूत्र होता है, परिमाप का, क्षेत्रफल का, यानी सबका। तो हमने एक प्रयास किया कि चतुर्भुज को सारा समेट कर आपके सामने रख दिया जाए एक ही वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स, अब दीजिए याद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये बाय बाय, जय हिंद।